हायर दिस इज ऑल अबाउट मी। यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं, और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है। अभी अब डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ लीजिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसका क्या आंसर था? इसमें बोला गया है ब्रेकिंग ऑफ नॉर्म्स में इनवाइट लीगल पनिशमेंट। अगर आप सोशल सोसाइटी की नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं तो लीगल पनिशमेंट दिया जाता है। और दूसरा इसमें रीजन था कि नॉर्म्स एक्ट एज ए कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। जो नॉर्म्स होते हैं, जो मापदंड होते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार, उसके बिहेवियर को जो है रेगुलेट करने के लिए ये कंट्रोल मैकेनिज्म है, एक तंत्र है। ओके, तो इसका पहला वाला स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं, सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं, तो लीगल पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। ओके, चाहे लोग आपसे कुछ बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई सजा मिलेगी, जैसे कि कानून तोड़ने पर सजा मिलती है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। दूसरा, नॉर्म्स एक्ट कंट्रोल मैकेनिज्म, ये सही दिया गया है कि जो नॉर्म्स होती है सोसाइटी की, वो एक कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह काम करती है कि कैसे पर्सन को बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे बात करना है, लोगों से इंटरेक्ट कैसे होना है, ये सभी की सभी चीज़ें। ओके, उसके लिए एक नॉर्म्स बनाई जाती है सोसाइटी के अंदर, जिसके माध्यम से सोसाइटी वर्क करती है, फंक्शन करती है, चलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसका आंसर दीजिए। द टू नेचुरल चैनल फॉर मीटिंग इंडिविजुअल्स नीड आर एक्सप्लेन इन। किस सोशल पॉलिसी में जो है दो चैनल की बात की गई है, दो नेचुरल चैनल की बात की गई है इंडिविजुअल की जो नीड्स होती है, जरूरत होती है, उसको फुलफिल करने के लिए। कल भी हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बताइए। अनिल कुमार साहू 30 का बी, डालिया सेन 30 का बी, अनिल कुमार फैमिली एंड मार्केट। ओके, सभी लोग आंसर देंगे जितने भी लोग क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल। ओके, जो कि वर्क करता है कि इंडिविजुअल की जो नीड्स होती है दैट कैन बी फुलफिल बाय द टू चैनल, द फर्स्ट वन दैट इज द मार्केट, और सेकंड वन दैट इज द फैमिली। अगर दोनों ही सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो जो सोशल वेलफेयर सर्विसेज दी जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, वो टेम्परेरी बेसिस के लिए होती है। तो आपका ये दो जो नेचुरल चैनल है, एक तो आपका प्राइवेट मार्केट हो गया है और दूसरा है फैमिली। सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। द डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द 1 ईयर ऑफ लाइफ इज नोन एज। अगर इस 1 साल से पहले जो बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड मोर्टालिटी, पोस्ट नेटल मोर्टालिटी, और इन्फेंट मोर्टालिटी, और नियो नेटल मोर्टालिटी। विच ऑप्शन विल बी राइट आंसर? ओके, ऑप्शन सी आ रहा है सभी का। चाइल्ड मोर्टालिटी किसे बोलते हैं? एनीबडी? बताइए। चाइल्ड मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है? अगर बच्चे की जो डेथ हो जाती है अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, उसको चाइल्ड मोर्टालिटी बोलते हैं, विद इन द एज ऑफ 5। और सेकंड, एंड पोस्ट नेटल मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, पोस्ट से पहले आप देख लीजिए, नियो नेटल, इसका मतलब क्या होता है? नियो नेटल मोर्टालिटी।
नियोनेटल मोर्टालिटी का मतलब होता है कि एनीबडी डाइंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, जन्म से लेके, नहीं नियो का मतलब अलग होता है। ओके, जन्म से लेके, बर्थ से लेके आपके फर्स्ट 28 डेज में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं पर थाउजेंड। ओके, 1,000 बच्चों में जितने की डेथ होती है वो आता है आपका न्यू मोर्टालिटी रेट के माध्यम से हम उसको करते हैं। शुरुआत के 28 दिनों में वो आपका नियो नेटल में आता है। और पोस्ट नेटल में क्या आता है? पोस्ट मीन्स बिफोर बर्थ। पोस्ट नेटल बिफोर बर्थ नहीं होगा, बाद में होगा ना। नियो नेटल के बाद ही आएगा। जैसे अब जन्म से लेकर 28 दिन तक तो इसको हम नियो नेटल बोलेंगे, और पोस्ट नेटल होगा इसका मतलब है 28 दिन के बाद। ओके, 28 डे के बाद और 1 साल के पहले पहले, इसके दौरान अगर उसकी डेथ होती है बच्चे की, तो वो कहलाएगा पोस्ट नियोनेटल डेथ। इसको नियोनेटल ही बोलते हैं या नेटल बोलते हैं सिंपल। तो नियोनेटल के बाद आएगा आपका पोस्ट नेटल, ये आपका 28 दिन तक रहेगा। 28 दिन के बाद शुरू हो जाएगा आपका पोस्ट नेटल, मतलब 28 दिन से लेके 1 साल के बीच में अगर डेथ होती है तो आपका पोस्ट नेटल के अंदर कंसिडर किया जाएगा आउट ऑफ 1000। ओके, और एक बचा है यहाँ पर, कौन सा है? इन्फेंट मोर्टालिटी। इसका मतलब क्या होता है? जो कि हम लोग ये क्वेश्चन में पूछा गया है, बिलो 1 ईयर। ओके, तो उसको हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी। सी आंसर आपका करेक्ट है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए है ना, इनमें से क्वेश्चन बन जाएगा। नियोनेटल मोर्टालिटी को लेकर के, इन्फेंट या फिर पोस्ट नेटल या चाइल्ड मोर्टालिटी, 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। सर एक बार बताइए, आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है ना, क्लास को आपको टाइम पे ज्वाइन करना होगा। देखिए, चाइल्ड मोर्टालिटी का मतलब होता है कि जन्म से लेके 5 साल के बीच में अगर बच्चे की डेथ होती है तो वो कहलाता है चाइल्ड मोर्टालिटी। ओके, इसके बाद उन्होंने बताया कि नियोनेटल मतलब जन्म से लेके 28 दिन के अंदर अंदर अगर डेथ होती है बच्चे की, तो वो आपका नियोनेटल में आता है। और उसके बाद पोस्ट नेटल में आएगा आपका कि 28 दिन तो हो ही गया यहाँ पर, 28 दिन के बाद और 1 साल के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो आपका पोस्ट नेटल मोर्टालिटी में आएगा। और इन्फेंट का मतलब ही होता है कि 1 साल से पहले पहले वो आपका इन्फेंट मोर्टालिटी में आ जाएगा। क्लियर है? जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, हिमानी मिश्रा। हाँ, अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, तो पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 का आंसर दीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और रेंज, और इसका मतलब यहाँ पर दिया गया है इन सभी का। तो क्या मतलब है? सही, आपको सही वाला चूज करना है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? गुड इवनिंग मोनालिसा, गुड इवनिंग। और क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, तो इसको क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। रेशियो का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम दो नंबर को जो है कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे होते हैं, वो आपका रेशियो में आता है। ओके, पर थाउजेंड का मतलब आपको पता ही होगा कि परसेंटेज होता है। तो डी आप पेयर कर देंगे फोर्थ के साथ, थर्ड के साथ। तो डी आपका केवल एक में, ये ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? कि जो दो रेशियो होते हैं या दो फ्रैक्शन होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3 है या 2/6, बात एक ही है। ओके, ये आपका प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर, या फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 5 का, तो 250 किलोमीटर पर 5 आवर। ये प्रोपोर्शन कहलाता है, जहां पर दो फ्रैक्शन या दो रेशियो बराबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन। ओके, तो आपका
तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर कुछ थ्योरी दी गई है और उनके थिंकर के नाम दिए गए हैं, आपको सही पेयर करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को देख करके। फील्ड थ्योरी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी और कन्फ्लिक्ट थ्योरी, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये कूजर, कूजे नहीं है, आर है। हाँ जी, कूजर है, कूजर। हाँ, 33 का कौन सा आंसर होगा? ओके, पहला है फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? फील्ड थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा? कर्ट लुईन के द्वारा। इन्होंने क्या बोला कि पर्सन का जो बिहेवियर है, बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इट्स एनवायरमेंट। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, दैट इज गिवन बाय द कर्ट लुईन। ओके, कि पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है पर्सन और उसके आसपास के एनवायरमेंट से, या कहीं ना कहीं बिहेवियर जो रिजल्ट होता है पर्सन और उसके एनवायरमेंट का, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड थ्योरी, सिंपल। ओके, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरे करेक्शन के द्वारा दी गई थी, कल कल हम लोग डिस्कस किए थे जो स्टेप्स थे टोटल। कन्फ्लिक्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? लुइस कोजर के द्वारा। अब ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या बोलती है? एनीबडी? एक तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी दी गई थी वो हम लोगों ने डिस्कस किया रखा है पहले से। लुइस कोजर क्या बोलते हैं कन्फ्लिक्ट थ्योरी में? एनीबडी? एक लाइन में जवाब देने की कोशिश करिए। कन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, बिल्कुल सही है। ग्रोथ बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए समाज के अंदर जो कोहेसिवनेस होती है, फैब्रिक होता है, वो बढ़ता है। ओके, लोगों के बीच में रिश्ते बेहतर होते हैं। तो ये जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी बोलती है लुइस क्रूजर के द्वारा, ये बोलते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट दैट इज नॉट नेगेटिव। इन्होंने कहा कि हमारे समाज के लिए कन्फ्लिक्ट नेगेटिव नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉजिटिव। ओके, क्योंकि समाज का जो फंक्शन है तभी सही से चलता है जब सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट होगी तो लोग जागरूक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी के अंदर क्राइम क्राइम नहीं होगा, तो क्राइम अगर नहीं होगा तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है। ओके, लोग अवेयर नहीं रहेंगे। ओके, तो फिर इसी वजह से अगर मान लो समाज के अंदर क्राइम होता है, गलत काम होते हैं, तो लोग जागरूक रहते हैं और लोगों के बीच में एक संगठन होता है, जुड़ाव रहता है, कॉन्सिवनेस रहती है। तो उसके लिए बहुत सारे काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि जैसे पुलिस है या इस प्रकार के अदर सिस्टम बनते हैं। ओके, तो इससे क्या है, समाज के अंदर जो है कॉन्सिवनेस रहता है, एक जुड़ाव रहता है लोगों के बीच में, सिस्टम के बीच में और कम्युनिटी के बीच में। तो ये यहाँ पर बोलते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सोसाइटी ग्रोथ। ये लुइस कुजर के द्वारा बोला गया है। ओके, एंड व्हाट इज द सोशल एक्शन थ्योरी? एनीबडी? सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो आना चाहिए आपको, बताइए। बोलिए। कोई आंसर नहीं दे रहा है, इसका मतलब आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं। सोशल एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब ट्रांजेक्शन। ओके, किसके बीच में? कल्चरल एक्सचेंज। ओके, सोसाइटी पर्सन के बीच में एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कॉस्ट बेनिफिट, कि दोनों पार्टी का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नुकसान है, उस चीज को देखते हैं हम। सोशल एक्सचेंज थ्योरी, जैसे कि मान लीजिए एक सोशल वर्कर है, वो पर्सन है, क्लाइंट है। ओके, सोशल बिहेवियर इज द इंट्रक्शन ऑफ टू पार्टी, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, जय श्री नाग, सोशल बिहेवियर इज द इंट्रक्शन ऑफ टू पार्टी। तो जैसे कि सोशल वर्कर है, वो क्लाइंट है, तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी सोशल वर्कर भी यूज करता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो क्लाइंट है, ओके, उसका ज़्यादा बेनिफिट हो। ओके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा जाता है कि कहाँ रिस्क कहाँ बेनिफिट हो रहा है। एवरी वन एक्सचेंज फॉर देयर वन बेनिफिट, हाँ बिल्कुल सही है। लोग अपने बेनिफिट के लिए जो है एक्सचेंज या ट्रांजेक्शन करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला वाला, फील्ड थ्योरी। ओके, ये वाला पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। एवरीवन एक्सचेंज फॉर देयर, सही है, गलत कहा है, सही है। तीसरा कहाँ होगा? तीसरा नहीं होगा ना, फर्स्ट वाला आंसर होगा। तीसरे में तो ये फर्स्ट से पेयर है, फील्ड थ्योरी कर्थलन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी? यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिविटी का नेचर किस प्रकार का होता है, उसका इंडिकेशन यहाँ पर तीन ऑप्शन में दिया गया है। तो मतलब ऑब्जेक्टिविटी के बारे में ये है, यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको पढ़ करके आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट इसके बारे में मतलब ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है? देखिए, दो चीजें होती हैं आपका, एक होती है ऑब्जेक्टिविटी, एक होती है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिव फैक्टर जैसे कि मान लीजिए पर्सनल फीलिंग्स है, ओके, पर्सनल बायसनेस है, जजमेंट है, बिलीफ है, एक्सपीरियंस है, वो आपका सब्जेक्टिविटी में आता है। ओके, ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड होती है आपकी रैशनैलिटी पर, ओके, फैक्ट पर, उसको हम ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, जो सत्य है उस चीज को। बी और सी। ऑब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द मेंटल कॉग्निशन ऑफ द पर्सन कंसर्न। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारे माइंड का एक स्टेट होता है जहां पर हम चीजों को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखते हैं, फैक्ट के आधार पर देखते हैं, बिना किसी बहसनेस के। उसमें कोई आपका इमोशंस या आपकी जो फीलिंग्स होती है वो इन्फ्लुएंस नहीं करते हमारे डिसीजन को, हमारे सोचने को। ओके, हमारे प्रेफरेंस क्या हो सकते हैं, वो सभी की सभी चीजें सब्जेक्टिविटी में आती है। ऑब्जेक्टिविटी टोटली होती है अनबैस्ड और टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द फैक्ट। ऑब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द मेंटल कॉग्निशन ऑफ द पर्सन एंड टू कम अप ऑब्जेक्टिविटी कंसिस्टेंट थिंकिंग विद लॉजिकल अप्रोच टू बी मेंटेन, ये भी सही है। एंड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन डिफरेंट और सेम सिचुएशन, ये भी सही है कि अब हर पर्सन की अपनी ऑब्जेक्टिविटी होती है। ओके, थोड़ा बहुत हर एक इंसान जो है अपने तरीके से सोचता है, तो ये भी सही है, क्योंकि सब लोग एक जैसा तो नहीं सोच सकते ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिविटी हो चाहे सब्जेक्टिविटी हो, अपने अपने एक्सपीरियंस सबका अलग होता है, उसके आधार पर अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं लोग। ओके, तो ये भी सही है आपका, ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। सी, ऑब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द मेंटल कॉग्निशन ऑफ द पर्सन कंसर्न। तो ठीक तो है, पहला आंसर करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। 1 सेकेंड, इसमें किसी को डाउट है फर्स्ट वाले ऑप्शन में? मेंटल कॉग्निशन मतलब क्या होता है? इंसान जो सोचता है ना, कॉग्निटिव थिंकिंग बेस्ड ऑन अनबैसनेस, और जो भी फैक्ट होते हैं उसी आधार पर वो सोच करके जो है वो आपका दर्शाता है ऑब्जेक्टिविटी। तो तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35। सोशल डिफेंस अटेम्प्ट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल। सोशल डिफेंस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, बताइए सोशल डिफेंस क्या होता है, और इसके बारे में चार ऑप्शन दिए हैं, इनको देख करके आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सोशल डिफेंस होता क्या है बताइए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, सोशल डिफेंस। अच्छा, जिन लोगों ने आंसर दे दिया है, अब बताइए कि सोशल डिफेंस क्या होता है। देखो, दो टर्म होती है आपका, एक सोशल डिफेंस होता है, एक होता है आपका मिलिट्री डिफेंस। ओके, मिलिट्री डिफेंस आपका वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ काइंड ऑफ वायलेंस, नहीं बोल सकते, लेकिन दैट इज जस्ट अपोजिट टू दी सोशल डिफेंस। सोशल डिफेंस वर्क करता है आपका नॉन वायलेंट तरीके से, नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव ऑफ मिलिट्री डिफेंस। सोशल इश्यू क्राइम से बचवा, क्या लिखा है, बचना करना, सोशल इविल को कंट्रोल में रखने के लिए किया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। ओके, एक नॉन वायलेंट तरीका होता है कि मान लीजिए किसी के द्वारा क्राइम किया गया है, तो उसका जो भी पनिशमेंट होगा वो उसको दिया जाएगा, लेकिन साथ साथ उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी, उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि वो सोसाइटी में वापस जब आए तो सोसाइटी के लिए जो है वो खतरा ना हो और अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जी पाए।
उसको प्रिवेंट करना। ओके, प्रिवेंशन, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर लिए जाते हैं या रेबिलिटेशन किया जाता है। जैसे बच्चे हैं, अब बच्चे को, छोटा बच्चा है, उसके द्वारा कोई क्राइम कर दिया गया गलती से, जैसे भी, अगर उसको हम जेल में डालेंगे तो जेल में तो बहुत बड़े जो है क्रिमिनल लोग रहते हैं, तो जैसे माहौल में बच्चा रहेगा तो वैसे और बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। इसी वजह से बच्चों को अलग रखा जाता है। आम जो लोग होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, उनके साथ नहीं रखा जाता है। उनको शिक्षा भी दी जाती है, और जो भी उनके द्वारा काम किया गया, गलत काम किया गया, तो उसका जो दंड है उनको भुगतना होता है। साथ साथ उनको एजुकेशन दी जाती है, उनका रिहेबिलिटेशन किया जाता है। ओके, ताकि वो सोसाइटी में वापस आकर के समाज के लिए कुछ करें और अपनी अच्छी जिंदगी जी पाए। तो ये हर एक फील्ड में हम यूज करते हैं सोशल डिफेंस। जैसे कि मान लीजिए हेल्थ में है, ओके, ओल्ड एज पर्सन के लिए हेल्प करना, या जो ड्रग एब्यूज होते हैं उनके लिए मदद करना, अफेक्टेड पर्सन जैसे HIV एड्स से लोग अफेक्टेड होते हैं, ट्रैफिकिंग से अफेक्टेड, ओके, महिलाएं, उनको, उनके लिए, या जो प्रिजनर्स होते हैं, तो सभी के लिए जो है सोशल डिफेंस हम यूज करते हैं। एक काइंड ऑफ वेलफेयर का तरीका होता है, स्पेशली मार्जिनाइज सेक्शन के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए। सोशल, हाँ, जुवेनाइल कोर्ट में रखते हैं, बिल्कुल। सोशल रैम्स एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन, ये भी ठीक है, ठीक है। तो उसको हम सोशल डिफेंस बोलते हैं। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड क्राइम के लिए भी है, ठीक है। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स अब्यूज, उनको रोकने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड पर्सन, बूढ़े लोगों को बचाने के लिए। तो ये सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट है, कोई गलत इसमें नहीं है। यहाँ पर किसी को डाउट तो नहीं है? उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखा ताकि सोसाइटी के एनवायरनमेंट के साथ चल सके, बिल्कुल, ताकि सोसाइटी में वापस जब वो आए तो आसान तरीके से अपनी जिंदगी को जिए जैसे आम लोग जीते हैं। ओके, ताकि सोसाइटी को भी उसकी वजह से कोई डर ना हो, और वो लोग भी अच्छी तरीके से रह पाए। क्वेश्चन नंबर 36, इसको आपको अरेंज करना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट दिए गए हैं, और सभी एक्ट को आपको सही क्रम में लगा करके आंसर देना है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट, एंड द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सर हेलो सर, ओल्ड 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 पर्सन भी होगा? सर, ये हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, यू कैन आल्सो राइट ऑन सर सर इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए। हाँ हाँ, यस यस सर। ठीक है। इमोरल, अच्छा, मैंने गलत पढ़ दिया उसको क्या? ओके ओके, इमोरल ट्रैफिकिंग है, हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। 36 का डी, 4, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ओके, और एनीबडी? दो ही आंसर आए हैं अभी। वन, ABDC। ओके, एक एक करके देख लीजिए। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कब आया था? 1923 में। एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कब आया? 19, एनीबडी? 1948 में। और द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट विच केम इन 1952। और लास्ट वन, दैट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये आया आपका 1961 में। ओके, तो इसको आपको सही क्रम में लगाना है, तो सही क्रम में आई ऑलरेडी लगा हुआ है, आई थिंक 23, 48, 52, 61 सही है। ABCD आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, परसेप्शन इज ऑलवेज, इस पे दिया है आपको बताने क्या है, एंड देयरफॉर सिलेक्टिव। परसेप्शन क्या ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसीलिए वो सिलेक्टिव है। बताइए, परसेप्शन होता क्या है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं धारणा, किसी चीज के बारे में धारणा बनाना, एक काइंड ऑफ अनुभूति।
एक सेंसरी एक्सपीरियंस होता है किसी पर्सन का किसी चीज को लेकर के, वो आप परसेप्शन उसको बोलते हैं। Okay? किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, समझना, उसके बारे में अवेयर होना, वो आपका परसेप्शन होता है। टू परसीव समथिंग और पर्सन, हाँ ठीक है, किसी चीज को परसीव करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, एक्सपीरियंस करना, ओके, वो आपका पर ओके ओके, कौन सा आंसर होगा? सभी का आंसर आई थिंक डी आ रहा है। ओके, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी, बी वाला आपका करेक्ट होगा। सब्जेक्टिव, ये आपका सब्जेक्टिव होता है। ओके, क्योंकि हर एक इंसान जो अपने तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, परसीव करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, जिसकी जैसी अंडरस्टैंडिंग होती है वैसी चीज़ों को देखता है, समझता है, तो वो सब्जेक्टिव होता है। ओके, तो बी हो जाएगा आपका आंसर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 38, इन अचीविंग मैक्सिमम effective with a democratic group process, a group need, ग्रुप को क्या चाहिए? इन अचीविंग मैक्सिमम इफेक्टिव विद डेमोक्रेटिक ग्रुप प्रोसेस, मतलब ग्रुप के अंदर एक जो प्रोसेस बनाया जाता है लोगों के द्वारा, समूह के द्वारा, डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, सभी का उसमें पार्टिसिपेशन होता है, सभी इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो उसके जो गोल है उसको अचीव करने के लिए ग्रुप के अंदर ग्रुप नीड, ग्रुप को क्या क्या जरूरत होती है? ग्रुप थिंकिंग की, ग्रुप डिस्कशन की, ग्रुप प्लानिंग की, ग्रुप एक्शन एंड एवेल्युएशन। तो ग्रुप के अंदर सभी चीज़ों की जरूरत होती है। ओके, ग्रुप के जो ग्रुप में जितने लोग होते हैं सब जो है सोचते हैं, सब अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद उसको उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, देन उसको एवेलुएट करते हैं। वर्क करने के बाद तो आपका सभी के सभी ऑप्शन इसमें आ जाएंगे, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39, द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया, भारत के अंदर सबसे पुराना ट्रेड यूनियन कौन सा है? ए आई टी यू सी, आई एन टी यू सी, बी एम एस एंड सी आई टी यू, बताइए, इसका आंसर दीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1929। ओके, 29, कौन सा है? बताइए। 39 का ये, ओके, 39 का ये करेक्ट है, लेकिन आपको बताना है सबका ईयर कब कब ये इनको बनाया गया। ए आई टी यू सी का फुल फॉर्म क्या है सबका, और कब इसको बनाया गया? इसको 1920 में। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओके, ये आपका जुड़ा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, सीपीआई से। दूसरा है आई एन टी यू सी, इसको कब बनाया गया था? 1947 में। ओके, ये आपका इसका नाम है पूरा इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओके, ये आपका आईएनसी का है, जुड़ा हुआ है, आईएनसी का विंग है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरा है बीएमएस, भारत मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। ओके, भारतीय मजदूर संघ, या इसको बोल सकते हैं इंडियन वर्कर्स यूनियन। इसको 1955 में बनाया गया। ओके, एंड दिस इज द ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया। लास्ट है सीआईटीयू, सीआईटीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ओके, इसको बनाया गया 1950 में। दैट इज द नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन इन इंडिया। ओके, इनको लिख लेना। यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा?
क्वेश्चन नंबर 39. Okay. Question number 40. Ego state referred to it transactional analysis theory does not include child, parents, adult, sibling. इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस थ्योरी, टीए थ्योरी. बताइए. So what is transaction theory? Anybody? Transaction theory? कोई बताएगा कि ट्रांजैक्शन थ्योरी क्या है? A person behave in a particular way. Okay. यहाँ पर बेसिकली ये जो थ्योरी है, ये ईगो सुपर ईगो, ये तो आपका उसके अंदर आ जाएगा कॉन्सेप्ट. ये थ्योरी बेसिकली यूज की जाती है किसी पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए. ओके, थ्रू दी सोशल इंटरेक्शन. जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, क्लाइंट है और एक सोशल वर्कर है, वो उससे इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, उससे उसको पता लग जाएगा कम्युनिकेशन के माध्यम से कि उसका ईगो स्टेट कौन सा है. ईगो स्टेट, ईगो स्टेट आपका तीन प्रकार से हो सकता है. या तो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चाइल्डिश तरीके से बिहेव करेगा, बात करने से आइडिया लग जाता है. ओके, चाइल्ड लाइक बिहेवियर होगा उसका. या तो अडल्ट अडल्ट लाइक बिहेवियर होगा, या फिर पेरेंट लाइक बिहेवियर होगा. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर्सन से बात करने से आइडिया लग जाता है कि वो किस प्रकार से बात कर रहा है, किस प्रकार का उसका बिहेवियर है. अगर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बात करेगा, इसका मतलब जो है उसका ईगो स्ट्रांग नहीं है, मे बी ही इज इन द मोड ऑफ इद. इद ज़्यादा स्ट्रांग है उसका. ओके, ईगो अगर मतलब अगर एवरेज रहता है, ईगो रहता है, तो इसका मतलब होता है पर्सन सही तरीके से डिसीजन ले पाता है, राइट डिसीजन मेकर होता है, एक अच्छी एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है. ओके, सही से बात करेगा, सही से इंटरेक्ट करेगा, सही से डिसीजन ले पाएगा. ओके, सही से जो है लोगों को एडवाइस दे पाएगा. ओके, अगर ईद ज़्यादा रहता है प्रेवलेंट किसी के बिहेवियर में, तो कहीं ना कहीं वो उसका बिहेवियर, उसकी बातचीत एक चाइल्डिश बच्चे की तरह होती है. ओके, अडल्ट का मैं अभी डिस्कस कर रहा था. पेरेंट लाइक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो है समझाना, मोरल बात करना, मोरालिटी की बात करना, वो आपका होता है पेरेंट लाइक. आपने देखा हो कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इस प्रकार से बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नहीं है, लेकिन बहुत समझदारी वाली बात करते हैं. राइट, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है पेरेंट लाइक बिहेवियर उनके अंदर डेवलप हो जाता है या होता है जन्म से. ओके, तो इसके माध्यम से किसी पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जा सकता है इस थ्योरी के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से. ओके, इसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन एनालिसिस. ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि आदान प्रदान, आपस में बातचीत करके एनालिसिस करना. ओके, मिच्योरिटी शो करता है बिल्कुल. तो ये ईगो सुपर ईगो के से हम समझ भी सकते हैं. ईगो आपका मीडिएटर होता है, बोल सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग ईद और सुपर ईगो के बीच में मीडिएट करता है. तो ईगो अच्छा होना चाहिए किसी पर्सन का. ओके, तो वो सही से डिसीजन ले पाएगा, सही से बात कर पाएगा, सही से उसका अच्छा बिहेवियर होगा. ओके, तो सिबलिंग इसमें नहीं आता है, चाइल्ड, पेरेंट, एडल्ट आएगा. क्वेश्चन नंबर 41. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? आई थिंक नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 41. Which is not the principles of social group work? Planned group formation, adhering to the group leaders' decision, resource utilization, and performance-based judgments. कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? किसी ने कुछ पूछा था. A person deal with the other person as parents, siblings or child. हाँ, ये बात ठीक है. हम बेसिकली थ्योरी का यूज कर रहे हैं. यहाँ पर थ्योरी के बारे में पूछा गया था कि थ्योरी हम कहाँ यूज करते हैं. 47 का ये A4D. विच इज नॉट द प्रिंसिपल, यहाँ पर देख करके आंसर दीजिएगा. प्रिंसिपल नहीं है. देखिए, ये तो होगा ना प्लान ग्रुप फॉर्मेशन, ये तो है प्रिंसिपल. इसका मतलब ये तो होगा नहीं, है ना. यहाँ पर नॉट पूछा गया है ना. अब ये अगर नहीं है तो फिर तो ऑप्शन एक ही बचा हुआ है. हाँ, यही यही तो आपको देखना है अनिल कुमार साहू, जो भी आंसर गलत मार्क कर दिए हैं, नोट नहीं देखे. नोट से ही बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपका. 100 क्वेश्चन में से लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर नोट लिखा होता है. ओके,
तो आपको यही तो ध्यान देना है, हो सकता है आपको आता हो क्वेश्चन फिर भी आप गलत करके आ जाए। ओके, तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर पे आपका बी और डी इसके आ जाएंगे। अडेरेंस टू ग्रुप लीडर डिसीजन। देखिए, ग्रुप लीडर डिसीजन पे पूरा का पूरा निर्भर नहीं होते हैं, ग्रुप के अंदर सभी लोग डिसीजन लेते हैं, एक डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया जाता है, सबकी बात सुनी जाती है, बाद में डिसीजन जो है लीडर के द्वारा लिया जाता है, लेकिन शुरुआत में डिस्कशन इंट्रोडक्शन सबके साथ होता है। ओके, तो ये आपका नहीं होगा, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो है एक्ट को लाया गया था? Ministry of Social Welfare, Ministry of Law and Justice, Ministry of Parliamentary Affairs, and Ministry of Social Justice and Empowerment. बोलिए। Ministry of Social Justice and Empowerment. ओके, ओके, राइट आंसर ऑप्शन आपका 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट ये आपका आया था, इस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया था। ओके, तो आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसी को डाउट? ओके, टाइम आई थिंक हो गया है, तो अभी दूसरा लिंक मैं भेज रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है?